Hello everyone, welcome to Net Biology. Today we will discuss about the functional differences between sympathetic and parasympathetic nervous system. Sympathetic and parasympathetic nervous system एक दूसरे से एनाटॉमिकली किस तरीके से डिफरेंट हैं और भी हमने काफ़ी बेसिस पे डिफरेंस देखा था सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक के बीच में। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है और इसका किस तरीके से अरेंजमेंट होता है न्यूरॉन्स का, ये हम देख चुके हैं। पैरासिम्पैथेटिक किस तरीके से अरेंजमेंट है ये भी हम देख चुके हैं। डिफरेंसेस क्या है एनाटॉमिकली, न्यूरोट्रांसमीटर्स के बेस पे, ऑरिजिन के बेस पे, ये भी हम देख चुके हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फंक्शनली भी, फिजियोलॉजिकली भी ये एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट है, ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। इनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स पे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्विक रिस्पॉन्सेज देने के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्टिंग कंडीशन में, वापस से रेस्टिंग कंडीशन में लाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑल्दो हम रेस्टिंग कंडीशन में हैं, वो भी किसकी वजह से, इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कौन मेंटेन कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले इफेक्टर ऑर्गन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे ऑर्गन्स आएंगे, जो भी ऑर्गन्स जिन पे इफेक्ट पड़ता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक का। क्या क्या इफेक्ट पड़ता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इनकी फंक्शनिंग पे और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला इफेक्टर ऑर्गन है हार्ट। हार्ट की रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करते हैं सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक के केस में जब सिंपैथेटिक एक्टिविटी चलती है उस टाइम पे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हमने कहा ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज के लिए ज़रूरी है और इस कंडीशन में एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ हमारी हार्ट रेट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुँचाया जा सके। पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, इट डिक्रीजेस और लोअर्स द हार्ट रेट एंड ब्रिंग इट्स बैक टू द नॉर्मल कंडीशन। ऐसा नहीं है कि हार्ट रेट को जो उसका सफिशिएंट लेवल है उससे भी डिक्रीज कर देगा, ये इसको नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक का काम है नॉर्मल कंडीशन में सारी एक्टिविटीज़ को जनरेट करना, नॉर्मल कंडीशन, उससे कम नहीं। डिक्रीज का मतलब यहाँ पे नहीं है कि ये जितना नॉर्मल इसका सफिशिएंट लेवल है उससे भी कम कर लेगा, ये नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी के बाद। और ऐसा हर केस में होगा, हर केस में आप ये मत समझना कि ये बहुत ही लो कर देगा, लोअर डिक्रीज कर देगा, मतलब जितना सफिशिएंट है उतनी हार्ट रेट 72 टाइम्स पर मिनट, इससे भी कम कर देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ब्लड प्रेशर के केस में क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीजेज द ब्लड प्रेशर एंड इट इनटू बैक इट इनटू द नॉर्मल कंडीशन। ये नॉर्मल कंडीशन में ही लाने का काम करता है, ब्लड प्रेशर को बहुत ही लो नहीं करता है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी के बाद इसके इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने का भी ये काम करता है। रेस्टिंग कंडीशन में जो इन्वॉलेंट्री एक्शन चल रहे हैं वो भी किसके द्वारा कंट्रोल होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। तीसरा, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन में तीसरा जो इफेक्टर ऑर्गन यहाँ पे लिया गया है दैट इज प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, हमारी आईज में मिलता है, जो इसके साइज को ये छोटा या बड़ा करने में काम करते हैं। जिस टाइम पे हम डेंजरस सिचुएशंस में होते हैं या स्ट्रेसफुल कंडीशंस में होते हैं उस टाइम पे प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, ये डायलेट हो जाता है। और ये काम किसके थ्रू होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी के थ्रू। इट डायलेट्स द प्यूपिल्स, इसकी वजह से हम आंखें बड़ी कर देते हैं जिस टाइम पे ऐसे डेंजरस सिचुएशन आती है तो। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंस्ट्रिक्ट, ये कंस्ट्रिक्शन का काम करता है प्यूपिल्स का। आंखें फिर वापस से नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है, ऐसा नहीं कि हम बहुत छोटी कर देंगे, नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करता है प्यूपिल को। एक क्या करता है, डायलेट करता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी के अंडर में, और एक क्या करता है, इसको वापस से नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करता है, डायलेट से वापस कंस्ट्रिक्ट करके नॉर्मल कंडीशन में लाता है। नेक्स्ट इफेक्टर ऑर्गन है सलाइवा सिक्रीशन। सलाइवा सिक्रीशन किस तरीके से होता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी में, जब डेंजरस सिचुएशन या स्ट्रेसफुल कंडीशन है उस टाइम पे हमारा गला सूखने लगता है। इस किसकी वजह से, क्योंकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी इनहिबिट्स द सलाइवा सिक्रीशन। सलाइवा सिक्रीशन इनहिबिट हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वापस से इसको इंक्रीज करके इसके नॉर्मल लेवल पे लाने का काम करता है, सलाइवा सिक्रीशन। नेक्स्ट इफेक्टर ऑर्गन है ब्रीदिंग रेट, या हम कह सकते हैं लंग्स का जो इफेक्टिवनेस है वो किस तरीके का यहाँ पे होता है।
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज करता है ब्रीदिंग रेट को, जिससे ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में आ सके, क्योंकि हमको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पे, क्योंकि क्विक रिस्पॉन्सेज देने हैं हमने डेंजरस सिचुएशंस में। एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिक्रीजेज द ब्रीदिंग रेट, और इसको नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करता है, ब्रीदिंग रेट को बहुत डिक्रीज नहीं करता है। नेक्स्ट इफेक्टर ऑर्गन है लिवर। लिवर किस तरीके का इफेक्ट डालता है, लिवर किस तरीके से काम करता है इन द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी। इट प्रमोट्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रमोट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना, टूटना। लाइसिस हो रहा है यहाँ पे, मतलब टूटना। तो ग्लाइकोजन अगर ग्लूकोज में टूटेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड की जा सकेगी। इसलिए लिवर में क्या होता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस की प्रोसेस होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे हमको एनर्जी की बहुत ज़रूरत पड़ती है सिंपैथेटिक एक्टिविटी के टाइम पे। इन द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में वापस से इसने न्यूट्रलाइज करना है जो भी एक्टिविटी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने की है। इट प्रमोट्स ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है जो स्टोर किया जाता है लिवर के थ्रू। जब जब हमको ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ेगी, ग्लाइकोजेनोलाइसिस के थ्रू ग्लूकोज फॉर्म होगा, और जब जब इसको वापस से सिंथेसाइज करना होगा तो वापस से ये ग्लाइकोजन बन जाएगा, ताकि इसको हम स्टोर कर सकें ऐसी कंडीशंस के लिए जिसमें हमको ज़्यादा ज़रूरत है ऑक्सीजन, ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी की। तो यहाँ पे क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वापस से न्यूट्रलाइज कर देगा इसकी एक्टिविटी को, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को। अब नेक्स्ट कुछ और ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। इफेक्टर ऑर्गन, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी। इफेक्टर ऑर्गन है यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की एक्टिविटी क्या होती है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में इनहिबिट हो जाती है एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऑर्गन्स जो है। यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं। लिवर भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का ही एक ऑर्गन है, लेकिन ये साइड में होता है। मेन जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, जिसमें इंटेस्टाइन्स आती हैं, रेक्टम आता है, आपका स्टमक आता है, ईसोफेगस आता है। ये सारे क्या हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऑर्गन्स हैं। तो इनकी एक्टिविटी यहाँ पे इनहिबिट हो जाती है, क्योंकि हमको ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी की। और डाइजेशन का जो काम है, वैसे आप बोल रहे होंगे बढ़नी चाहिए एक्टिविटी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड मिल सके, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो फूड को एब्जॉर्ब करने में या इसका एसिमिलेशन करने में जो एनर्जी यूज़ होती है, उस एनर्जी को वापस से स्टोर कर दिया जाता है। उस एनर्जी को वहाँ पे कंज्यूम नहीं करने दिया जाता, ताकि वो एनर्जी हमको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज देने में यूज़ कर दी जा सके। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम का जो काम है उसे इनहिबिट कर दिया जाता है टेम्परली। उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वापस से इसको स्टिमुलेट करता है, जैसे ही डेंजरस सिचुएशन कम हो जाए, या ऐसी सिचुएशंस आ जाए जो हमारे लिए क्या हो, नॉर्मल हो, कंफर्टेबल हो। कंफर्टेबल सिचुएशन जैसी आएगी तो वैसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा, और वो स्टिमुलेट कर देगा एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी फिर से वापस से होने लग जाएगी। फिर है आरबीसी काउंट। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पसेस। इनका काउंट क्या हो जाता है, इसकी एक्टिविटी ये इंक्रीज हो जाते हैं। आरबीसी, जो नंबर ऑफ आरबीसीज हैं वो डेवलप हो जाएंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी किया जा सके, और ऑक्सीजन जितना कैरी होगा उतनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और पैरासिम्पथेटिक के केस में आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाता है, ताकि उतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है रेस्टिंग कंडीशन में, तो वहाँ पे आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई। ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई किसके पार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है। ट्रैकिया एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ब्रोंकाई ब्रांचेज होती हैं जो लंग्स के अंदर मिलती हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकस, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या होती हैं, इन इफेक्टर ऑर्गन्स पे किस तरीके का इफेक्ट पड़ता है। इट डायलेट्स एंड एक्सपेंड इन द एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी के टाइम पे ब्रोंकाई एंड ट्रैकिया ये डायलेट हो जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आ सके। और कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे किस कंडीशन में, वापस से रिलैक्स वाली कंडीशन जब आएगी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी जब जनरेट होगी, उसके बाद ये फिर से कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। फिर से अपनी कंस्ट्रिक्ट मतलब ये नहीं कि ये बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाएं, ये अपनी वापस से नॉर्मल वाली स्टेज में आ जाती हैं। और इफेक्टर ऑर्गन्स की हम बात करते हैं।
एरेक्टर पिलाई मसल्स ऑफ हेयर। एरेक्टर पिलाई मसल्स ऑफ हेयर क्या करती हैं, हेयर को इरेक्ट करने का काम करती है। जिस समय हम डेंजरस सिचुएशन में होते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, रोंगटे खड़े हो गए। बिकॉज ऑफ दिस मसल्स की वजह से, इन मसल्स की वजह से, जो हेयर के मसल्स हैं, इनकी वजह से जो हेयर होते हैं वो वापस से इरेक्ट हो जाते हैं। किस कंडीशन में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से, और पैरासिम्पैथेटिक वापस से इनको रिलैक्स कर लेता है। स्वेट ग्लैंड्स इंक्रीज स्वेटिंग। स्वेट ग्लैंड्स की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा स्वेटिंग होगी इन केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वापस से डिक्रीज कर देगा स्वेटिंग रेट को। एंड लास्ट है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर इन केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी ये रिलैक्स हो जाती है, एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के केस में वापस से कॉन्ट्रैक्शन इनमें होने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। इस केस में ये रिलैक्स हो जाती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मसल सेल्स भी मिलती हैं यूरिनरी ब्लैडर में, तो ये कंस्ट्रिक्शन और इसका रिलैक्सेशन उन मसल्स के थ्रू होता है बाय द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। तो यहाँ पे कुल टोटल मिला के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादातर चीज़ों को इंक्रीज़ करता है, ज़्यादा ऑर्गन्स की एक्टिविटीज़ को, और पैरासिम्पैथेटिक वापस से इसको न्यूट्रलाइज करके नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करता है। तो ये थे फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब हमारे पास एक लास्ट बच गया एंटेरिक नर्वस सिस्टम। इस डिवीजन का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में एंटेरिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है नर्व इम्पल्सेस कैसे जनरेट होती हैं, कैसे कंडक्ट होती है, कैसे ट्रांसमिट होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो इससे हम बाद में डील करेंगे। पहले एंटेरिक नर्वस सिस्टम, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसके बाद हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम देखेंगे। ठीक है, तो इट इज़ द फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। थैंक यू सो मच।